नमस्कार साथियों। आज हम आपको बता देना चाहते हैं कि बिहार सिविल कोर्ट से भर्ती निकली है, जिसमें भर्तियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इसमें जो है आपको 4 तरह का पोस्ट मिलेगा। एक पोस्ट में मैट्रिक पास मांगा गया है, बाकी 3 पोस्ट में ग्रेजुएट पास हैं। तो यदि आप मैट्रिक पास हैं तो आप एक पोस्ट भर सकते हैं, यदि आप ग्रेजुएट पास हैं तो 3 तरह के पोस्ट भर सकते हैं। तो प्रत्येक पोस्ट के लिए हम अलग-अलग वीडियो बना दे रहे हैं, क्योंकि अगर एक वीडियो में सारा पोस्ट का बातें इंक्लूड करते हैं तो वीडियो लंबा हो जाता है। तो आप अलग-अलग वीडियो को आप ज़रूर देखें ताकि हर एक पोस्ट के लिए आपको क्लियरेंस मिल सके। तो आइए चलते हैं। देखिए यहाँ पे नंबर 1 में आपका दिया गया है एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 01/2020 क्लर्क। ये आपका नोटिस है, इसको डाउनलोड करते हैं तो आपको हम सारा डिटेल बताते हैं कि इसमें क्या-क्या आपका लगेगा और काउंसलिंग प्रक्रिया तक में आपको जो भी परेशानी आएगी आज हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। और फॉर्म भरने से पहले सारा डिटेल आप जान लीजिए, ताकि आपको फॉर्म भरने के बाद आपको ये ग्लानि फील ना हो कि मैंने ये गलती कर दिया था। तो जो भी काम आप करें साफ़ सुथरा काम करें, ताकि आपको फ्यूचर में कोई परेशानी ना हो। तो देखिए नोटिस डाउनलोड हो चुका है। तो इसमें देखिए पोस्ट का जो नाम दिया गया है, कलर का पोस्ट दिया गया है। तो ये ऐसा पोस्ट है जिसमें कि टाइपिंग नहीं मांगा जाता है, जबकि अन्य सभी वैकेंसियों में अगर कलर का पोस्ट निकलता है तो टाइपिंग मांगा जाता है। तो आपके लिए प्लस पॉइंट क्या है कि टाइपिंग यहाँ आपको नहीं करना है। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन जो है आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इस फॉर्म को आप आराम से भर सकते हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हों। तो इसमें सीटों की जो संख्या दी गई है 3325 सीट है और ये लेवल 4 का ग्रेड पे है। तो आपको याद होना चाहिए कि सिविल कोर्ट में कोई भी वैकेंसी जो ग्रेजुएट लेवल पर होती है बहाली, तो उसमें जो है 4200 ग्रेड पे दिया जाता है। चूँकि ये पुराने नोटिस के आधार पर दिया गया है, तो इसमें 2400 ग्रेड पे पर बहाली दिया गया है। तो आप यदि ज्वाइन करेंगे तो आपको 4200 ग्रेड पे ही मिलेगा। इस फॉर्म का जो अप्लाई डेट दिया गया है 20 सितंबर से लेके 20 अक्टूबर तक है। तो आप जो है इस डेट के बीच में आप फॉर्म भर लें, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन रखा गया है तो मेन रूप से ग्रेजुएट होना चाहिए, बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट। और दूसरा आपको जो है कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इसका सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया, बस लिखा है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज एसेंशियल, बस ज्ञान होना चाहिए। तो वैसे आपको हम बता देते हैं, पिछले बार मैंने जब इसमें काउंसलिंग में गया था तो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगा गया था, लेकिन उसमें ये बात नहीं किया गया था कि आपको जो है फॉर्म भरने से पहले आपका कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप किसी भी टाइम सर्टिफिकेट बनवा के दे सकते हैं, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। अगर आपकी इच्छा है तो अभी आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट बनवा लें तो बेटर रहेगा। और जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें 2 बातों का ख्याल रखेंगे। पहला देखिए सिग्नेचर के बारे में, और एक चीज़ उसमें आपको लिखना रहेगा डिक्लेरेशन फॉर्म। तो उसके बारे में थोड़ा जान लेंगे कि सिग्नेचर जो है आपको वाइट पेपर पर ब्लैक इंक से साइन करेंगे, उसके बाद अपलोड करेंगे। और दूसरा डिक्लेरेशन जो है आपको ये वाला लिखकर वाइट पेपर पर लिखकर ब्लैक इंक से स्कैन करके अपलोड करना है। चाहे हिंदी में आप इस डिक्लेरेशन को लिखें, चाहे इंग्लिश में लिखें, किसी एक में भी आप लिख सकते हैं। तो जो भी होना चाहिए वाइट पेपर पर ब्लैक इंक में, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब देखेंगे फ़ोटो के बारे में इन्होंने ज़्यादा कुछ विशेष लिखा नहीं है, तो आप कलर फ़ोटो दे सकते हैं। और बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो आप वाइट बैकग्राउंड दे सकते हैं, और आगे कुछ नहीं है। और इसमें जो एज का क्राइटेरिया रखा गया है, तो देखिए एज का जो है मिनिमम 21 साल रखा गया है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, और मैक्सिमम 37 साल है। और जो कैटेगरी में आता है तो उसके लिए 3 साल प्लस 5 साल का छूट है। अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड है या एसटी उसके लिए 5 साल, बाकी के लिए 3-3 साल का छूट दिया गया है। और वैसे कैंडिडेट जो बिहार राज्य के निवासी नहीं हैं उसको इस उम्र में लाभ नहीं मिलेगा, उसका मैक्सिमम एज जो है 37 साल ही रहेगा।
और वह जनरल में फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और यहाँ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसे एनओसी वगैरह लेकर फॉर्म भरना है। तो ये सब तो नॉर्मल बातें हैं, मेन बातें पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, आपके पास आईडी के रूप में जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, इस सब में से कुछ भी एक होना चाहिए। अब चलते हैं आगे, फीस के बारे में जानते हैं, फीस कितना लग रहा है। तो इसमें देखिए, जनरल, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रुपये का फ़ीस लग रहा है, जबकि एससी, एसटी और हैंडीकैप के लिए 400 रुपये का फ़ीस लग रहा है। यदि आप चारों फॉर्म भरना चाहते हैं तो अलग अलग फ़ीस देना होगा 4 बार का। एग्ज़ाम भी 4 अलग अलग डेट में होगा। अब चलते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एग्ज़ाम पैटर्न में देखिए क्या लिखा गया है। देखिए, इसमें लिखा गया है कि फॉर्म जितना अप्लाई होगा, यदि अधिक अप्लाई होगा तब पीटी होगा, यदि कम अप्लाई होगा तो डायरेक्ट मेंस का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो निश्चित रूप से इतना बेरोजगारी में तो पीटी होना ही बनता है, क्योंकि फॉर्म अप्लाई ज़्यादा होगा। तो पीटी का इन्होंने सिलेबस नहीं दिया है। तो पिछले वर्ष जो 2016 में वैकेंसी आई थी, ये 6 साल बाद आया। तो 16 में जो पीटी का एग्ज़ाम लिया गया था, उसमें आपका जो पीटी का सिलेबस था, जीके था, मैथ था, इंग्लिश, हिंदी, सबसे जो है 25-25 क्वेश्चन था। 100 क्वेश्चन था। अगर आप 70 नंबर भी ले आते हैं तो पीटी आप क्वालिफाई कर जाते हैं, क्योंकि इसमें आपका जो है 10 गुना रिजल्ट बनता है। अब चलते हैं मेंस के एग्ज़ाम की तरफ। मेंस एग्ज़ाम का जो है आपका देखिए, डिस्क्रिप्टिव भी होगा मेंस में और ऑब्जेक्टिव भी होगा, और 10 नंबर जो आपका इंटरव्यू रहेगा। अब डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या रहेगा वो चीज़ आप जानेंगे। डिस्क्रिप्टिव में जो आपका इंग्लिश रहेगा, जो कि 20 मार्क्स का होगा, उसमें लेटर राइटिंग, एसे, प्रीसेज, कम्प्रिहेंशन, वोकेबलरी रहेगा। और हिंदी में जो है लेटर राइटिंग रहेगा, एसे, प्रीसेज, कम्प्रिहेंशन रहेगा। तो ये आपका 20 नंबर और 20 नंबर, 40 नंबर जो है आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। बाकी आपका बच गया 50 नंबर। 50 नंबर में जो है जीके रहेगा 15 मार्क्स का, और मैथ रहेगा आपका 10 मार्क्स का, जो कि मैट्रिक स्टैंडर्ड का रहेगा। और आपका रीजनिंग भी रहेगा 10 नंबर का, और कंप्यूटर से क्वेश्चन रहेगा 15 मार्क्स का। तो इधर आपका हो गया 15, 10, 25, 10, 35, 40, 50 नंबर का आपका यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, और 10 नंबर जो है आपका इंटरव्यू रहेगा। और यहाँ लिखा है 40% नंबर लाते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं। तो ये बात पर आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि लड़का बहुत रहेगा कंपटीशन में, तो आपको हाईएस्ट स्कोर करना है। अब इसमें वैसा कुछ एक्स्ट्रा बातें नहीं लिखी गई है। मैं अब अपना अनुभव बताता हूँ। जब पिछले साल काउंसलिंग हुआ था तो उसमें क्या क्या परेशानी आई थी और आपको क्या क्या करना है ताकि आपको परेशानी ना आए। तो इसके लिए आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपको बना के पहले से रखना है। जैसे अभी फॉर्म आया तो पहले बनवा लेना है तब भरना है, अर्थात इसके पहले का डेट का होना चाहिए। ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन बाद में ये लोग बहुत परेशान कर देता है। और जो ओबीसी में आता है, तो ओबीसी में 2 टाइप होता है, एक बीसी होता है और एक ईबीसी होता है बिहार में। ठीक है, ये सेंट्रल का वैकेंसी नहीं है, यह स्टेट वैकेंसी है। तो स्टेट वैकेंसी के लिए BC1 और ईबीसी, या फिर इसको आप BC1 कह सकते हैं या BC2 कह सकते हैं। BC1 होता है ईबीसी को कहते हैं, और BC2 बीसी को कहते हैं। तो जो BC1 है उसके लिए अलग प्रमाण पत्र बनेगा और BC2 के लिए अलग। तो अगर आप BC1 BC2 में आते हैं तो इसके लिए आपका जो है बिहार में सर्टिफिकेट जो बनेगा, NCL उसको कहते हैं, आपको NCL बनवाना है। और ओबीसी जो बनवाते हैं आप, वो सेंट्रल वैकेंसी के लिए बनता है, और NCL जो बनता है वो स्टेट वैकेंसी के लिए। इसमें आपका दोनों अलग अलग क्लियर हो जाता है, लेकिन ओबीसी में ये दोनों BC1 और BC2 इंक्लूड रहता है। इसलिए आपको जो है NCL बनवाना है। आप NCL बनवा कर ही फॉर्म भरें तो बेटर है,
नहीं तो अगर आपका डेट एक्सटेंड नहीं हो पा रहा है, अगर टाइम लग रहा है बनाने में, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यदि कुछ एक्स्ट्रा बातें हों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे या फिर उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो आप चारों वैकेंसी को अलग अलग वीडियो में ज़रूर देखें, ताकि आपको हर वैकेंसी के लिए हर निश्चित बातें आपको पता चले और आप कोई भी गलती ना करें। अब आपसे अलविदा लेते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।